हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एक्चुअल में अपन इस वीडियो में एक पूरे चैप्टर का ख से खात्मा करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो बच्चों को पूरे साल परेशान करके रखता है। और अभी आप लोगों के कमेंट भी मैं देख रहा था, हर एक बच्चा ये कमेंट कर रहा है कि सर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा दो, सर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा दो, सर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा दो। बात ये है बच्चों, जो चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं। मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर था, अगर 11th का बच्चा देख रहा है तो थर्ड चैप्टर आवर्त सारणी वाला बहुत डीप में, बहुत विस्तार में पढ़ाया था। अगर 12th वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उम्मीद कर रहा हूं अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं तो 12th वाले बच्चे ही ज्यादा आए होंगे इस क्लास के अंदर, तो डी एंड एफ ब्लॉक उनका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो पी ब्लॉक जो मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे वीडियोस थे पी ब्लॉक के, उसमें मैंने एकदम बेसिक से आपको चीजें समझाई थी। तो जो बच्चा पी ब्लॉक देख करके इस वीडियो को आया है वही यहां पे समझ पाएगा, क्योंकि मैं इसका लेकर के आया हूं आपके लिए वन शॉट। वन शॉट का मतलब तो आपको पता ही होगा। वन शॉट का मतलब होता है किसी भी चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करना। आपके एग्जाम भी हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के 2 दिन बाद पेपर है ना, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के आने वाले हैं, राजस्थान के भी आने वाले हैं, हर बोर्ड के बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे या आने वाले होंगे, तो समय नहीं है आप लोगों के पास। इसलिए मैंने वन शॉट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में। परंतु बच्चों देखो, ये तो मान के चलो कि अगर आप लोगों को पी ब्लॉक चैप्टर आप लोगों ने नहीं देख रखा है, जिसकी रिक्वेस्ट मैं पिछले 4 महीने से आपसे कर रहा था कि पी ब्लॉक के मैंने सीक्वेंस वीडियो डाल रखे हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो। जिन्होंने पी ब्लॉक को बहुत बढ़िया से देख रखा है, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर हमारा पी ब्लॉक हो रखा है। पी ब्लॉक डन के नाम से कमेंट सेक्शन में मैसेज करो तो मुझे पता लग जाए कि हाँ, जो बच्चे मेरी क्लास में आए हैं वो पी ब्लॉक पढ़ करके आए। कमेंट करिए फटाफट। तो अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ रखा है तो ये चैप्टर अभी 1 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जिन्होंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ रखा है, कम से कम स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो देख लेना, उसके बाद ये चैप्टर आपको मां से मक्खन होने लगेगा। चलिए बिना समय खराब के शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, आप पढ़ने वाले हो डीएनएफ ब्लॉक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लॉक होता कहां पे है हमारी आवर्त सारणी में। प्यारे बच्चों, ये जो है ये आपका एस ब्लॉक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है तो उसे एस ब्लॉक कहा जाता है। अब यहां पे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उठा के देख लो, मैं सबसे सस्ता वाला बंदा उठाता हूं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 1s1, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है ना। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो वो एस ब्लॉक का मेंबर कहा जाता है, उसको हम कहते हैं वो एस ब्लॉक का है। ये हो गया ग्रुप, ये ग्रुप होते हैं ऐसे ना, वर्ग होते हैं। तो ग्रुप 1 और 2 किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। 3 से लेकर के 12 तक इनके बारे में अभी बात करेंगे, इधर आते हैं। ये सब 13, नंबर 13 से लेकर के नंबर 18 तक जो ग्रुप है ये सभी पी ब्लॉक के मेंबर हैं। काइको है पी ब्लॉक के मेंबर, पी ब्लॉक के मेंबर इसलिए है क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है ना प्यारे प्यारे बच्चों, वो कहां जाता है, पी ब्लॉक में जाता है। इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उठा के देख लेना आप, सभी का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी कक्षक में मिलेगा। हाँ हाँ, केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी बात लिखते हैं, अगर उससे हट करके कुछ भी होता है तो हम उसे कह देते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। तो मैंने क्या बोला, यहां पे जितने भी तत्व हैं उन सभी का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है। परंतु लाला एक एक्सेप्शन भी है, यहां पे एक अपवाद भी है, हीलियम 1s2। हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, फिर भी उसको पी ब्लॉक में रखा हुआ है क्योंकि वो वर्ग 18 का सदस्य है। पी ब्लॉक बनाते वक्त, अरे यार क्या पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि एक समान गुणधर्म वाले व्यक्ति एक साथ आने चाहिए, तत्व।
एक समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आने चाहिए। इन सभी के गुण ऐसे हैं कि ये सभी अक्रिय गैसें हैं, इन सभी के बाह्यतम कोश भरे हुए होते हैं। ऐसे हीलियम का भी भरा हुआ है तो उसको इधर पटक दिया अपन ने। हीलियम के अलावा आप यहां जिसको भी देखोगे उन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी में जाएगा। बिना समय खराब किए डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये सारे सदस्य आपके जो हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं। 1 2 3 4 ये आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। दूसरी बात, यहां से कुछ होता है, यहां से कुछ कुछ होता है। अब यहां से कुछ कुछ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। लेंथेनाइट सीरीज निकलती है, नंबर 56 के बाद में 57 से इधर एक अलग श्रेणी निकलती है और इधर 88 के बाद में 89 से अलग श्रेणी निकलती है। इसको बोलते हैं लेंथेनाइट, इसको बोलते हैं एक्टिनाइट। ये आपके एफ ब्लॉक के सदस्य हैं। तो जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल समझाई थी बढ़िया से तो वहां पे क्लियर भी किया था। यहां भी देखो लिखा हुआ है एस ब्लॉक ये सेक्शन, ये पूरा डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, क्योंकि इन सब में जितने भी तत्व हैं उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जाता है और यहां जितने भी तत्व हैं उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर जाता है। तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया मोटा मोटा कि डी कहां पर है और एफ कहां पर है। अब इसके बाद में कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब अपन डिस्कशन शुरू कर रहे हैं डी ब्लॉक के बारे में। हेडिंग लगाइए, डी ब्लॉक के सदस्य हैं। इनके बारे में जरा बात कर लें और इनके बारे में बात करने के लिए ना एक चीज और करेंगे अपन, एक बार और आवर्त सारणी को लेकर के आते हैं। बढ़िया आवर्त सारणी डाउनलोड करके रखी मैंने मस्त आपके लिए यार, ऐसी क्या बात है। ये देखो इस आवर्त सारणी को लेके आते हैं, आजा भाई। ये रे आवर्त सारणी की श्रेणियों की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आवर्त सारणी में श्रेणियों की बात करेंगे। ये एससी स्कैंडियम, वाई, एल यू और एल आर। मैं तत्वों को उनके नाम से नहीं लूंगा, सिंबल से बोलूंगा क्योंकि तत्वों के नाम सुनकर के आप भी कंफ्यूज होगे फालतू। तो पॉइंट ये जो स्कैंडियम है ना, इनमें सभी को देख लो, आप जितने भी तत्व हैं इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। स्कैंडियम, टाइटियम, आगे जितने भी वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है। इनके नीचे वाले जितने भी उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, इधर 5D में जाता है, इधर 6D में जाता है। अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर सीखना है ना और 1 घंटे में मेरे साथ खत्म करना है तो जो भी बातें मैं बोलूंगा, जो भी बातें मैं बोलूंगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं देखूंगा आपके कमेंट सेक्शन। सबसे पहली बात लिखो, ये जो श्रेणी है इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, नीचे वाली में 4D में जाएगा, उसके नीचे वाली में 5D में जाएगा, उसके नीचे वाली में 6D में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3D में परंतु जो आवर्त है वो है 4। आवर्त समझते हो ना, पीरियड, तो जो पीरियड है वो है 4। फैक्ट है, फैक्ट की तरह इस बात को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो 3D में जा रहा है परंतु पीरियड 4 है। इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है, पीरियड 5 है। इलेक्ट्रॉन 5D में जा रहा है, पीरियड 6 है। इलेक्ट्रॉन 6D में जा रहा है, पीरियड 7 है। याद हो गई सबको ये बात। अब ये चारों श्रेणियों से मैं आपको मिलवा देता हूं एक बार। ये देखिए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ, वो चार जो आपने देखे थे ना वो, ये है पीरियड 4, ये है पीरियड 5, ये है पीरियड 6 और ये है पीरियड 7। राइट। अब देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है। तो अगर आप स्कैंडियम की, इसको स्कैंडियम बोलते हैं, अगर आप स्कैंडियम की Sc की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो क्या है, 4s2 3d1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D में गया। इसके पड़ोस वाले का आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d2, 3d3। अब क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम में आ जाएगा मजा, ध्यान से देखो। बात ये है, कहां समझाऊं यार, एक तो जगह नहीं मिलती ना, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। इधर ये 4th ग्रुप, ये पीरियड लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, पीरियड लिख रहा हूं। बच्चों ध्यान से सीखना है यार, देखो मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी अगर आप मेरी पूरे वीडियो को अच्छे से सीख लोगे और ध्यान दे लोगे, और आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया ना तो फिर तो मेहनत पूरी तरह से ही मेरी सफल हो जाएगी और आपकी भी। तो ध्यान दीजिए, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4s2 3d1। अगला बंदा है Ti, इनका नाम नहीं लूंगा मैं इसे सिंबल से बोलूंगा। इसका क्या है, 4s2 3d2। अगला बंदा कौन है, V का क्या है, देख रहे हो यहां से, 4s, बाह्यतम कोश का दिखा रहा हूं बेटा, बाह्यतम कोश का 4s2 3d3। क्रोमियम का क्या होना चाहिए,
4s2 3d4। तो पॉइंट ये समझ में आता है कि यार क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो ये होना चाहिए 4s2 3d4। पर सर यहां पे तो कुछ और ही लिखा है, यहां पे लिखा है 4s1 3d5। तो इसकी जगह ये लिखा हुआ है 4s1 3d5। अब ये क्या चक्कर है, ध्यान से सुनना। जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने पी ब्लॉक नाम का चैप्टर मुझसे पढ़ा है उन प्यारे प्यारे बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि पूर्ण भरित कक्षक स्थायी होते हैं। जैसे आपको पता है एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो पूर्ण भरित कक्षक स्थायी होते हैं, पूर्ण भरित कक्षक स्थायी होते हैं, पूर्ण भरित कक्षक स्थायी होते हैं। लिख लो यार, कमेंट सेक्शन में लिख लो, पूर्ण भरित कक्षक स्थायी होते हैं। साथ ही साथ अर्धभरित कक्षक भी स्थायी होते हैं। मतलब 2 की जगह अगर 1 हो तो भी स्टेबल है, 6 की जगह 3 हो तो भी स्टेबल है, 10 की जगह 5 हो तो भी स्टेबल है और 14 की जगह 7 हो तो भी स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं आपके पूर्ण भरित कक्षक, उसके बाद नंबर आता है अर्धभरित कक्षक का। तो अगर आपके परमाणु को, अगर आपके तत्व को कभी भी मौका मिलता है कि वो अपने कक्षक को अर्धभरित कर ले तो वो कर लेगा। जैसे यहां देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आपके विन्यास के हिसाब से। परंतु 3D को स्थायी बनाने के लिए उसको अर्धभरित किया जा सकता है। अर्धभरित मतलब आधा भरना। तो 3D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10। 10 का आधा क्या हुआ, 5। तो वो कोशिश करेगा कि 5 वाले नंबर पे पहुंचे। उसके लिए क्या करेगा, वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 4s को बना देगा 1 और खुद बन जाएगा 3d5। इसका मतलब हो गया इसने क्या किया, इसने खुद को अर्धभरित कर लिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया भाई, इसने अपने आप को अर्धभरित कर लिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाफ फिल्ड। तो इसने खुद को अर्धभरित कर लिया, हाफ फिल्ड कर लिया और ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन, अपवाद देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला कौन है, मैग्नीज। तो मैग्नीज का क्या होना चाहिए, आप खुद बताओ। मैग्नीज का होना चाहिए, ये आपने एक्सपेक्ट किया था, ये क्यों हुआ आपको पता चल गया, क्योंकि अर्धभरित कक्षक में जाना था। कमेंट करके बताओ यार फटाफट, समझ में आई नहीं मेरी बात, क्या बोला मैंने कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया तो 3D जो है वो अर्धभरित हो जाएगा। अच्छी बात है यार, होने दो उसको, अर्धभरित होगा तो स्थायी हो जाएगा। इसलिए उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज दिखता है, थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है। उसी को अपवाद कह देते हैं ये लोग, क्या करें। ठीक मुन्ना, आगे बढ़ लाला। चलो देखो अब क्या होगा, क्रोमियम के बाद कौन आ रहा है, मैग्नीज। तो 4s2, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 3d5। तो ये हो गया 4s2, चेक करो 4s2 3d5। उसके बाद तो नंबर चल ही रहा है जैसे चलना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं अपन एक और जगह, कॉपर पर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जरा बात करते हैं। कहां करें बात, जगह भी तो नहीं है। इसको मिटा देता हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 4 3 2 1, टेक अ स्क्रीनशॉट, डन। और जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले कमेंट सेक्शन में एक स्माइली वाली इमोजी प्लीज 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 भेज दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो सुनो बच्चों, अब मैं मिटा देता हूं इस आफत को। उम्मीद करता हूं ये आपके पास होगी ना किताब, आपकी एनसीईआरटी है ना, उसी का है ये। देखो तो निकेल का क्या था, निकेल का था 3d8, इसका था 4s2 3d8। निकेल के बाद कौन आता है, कॉपर आता है। तो कॉपर का क्या होना चाहिए था, कॉपर का होना चाहिए था 4s2 3d9, ये होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे क्रोमियम का ये होना चाहिए था, परंतु ये तो मिला नहीं। क्या मिला, मिला ये इसकी जगह, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4s1 3d10। ऐसा क्यों हुआ बाबा, ऐसा क्यों हुआ, सोचो। क्या बताया मैंने, अगर पूर्ण भरित कक्षक है तो बहुत ज्यादा स्थायी है, अर्धभरित है तो भी स्थायी है। तो यहां तो अर्धभरित होने के चक्कर में उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ताकि 3d4 से वो क्या बन जाए 3d5 और वो स्टेबल हो जाए। यहां क्या किया इसने, यहां पे इसने पूर्ण भरित होने के लिए इलेक्ट्रॉन लिए। सोचो
सोचो, पूर्ण भरित होने के लिए इलेक्ट्रॉन लिए, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 3d10 हो जाएगा, तो 3d10 होके पूर्ण भरित हो गया, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहाँ पे आपको अपवाद देखने को मिला, कहाँ पे याद रखना, देखो कहाँ जहां जहां भी अपवाद मिल रहा है ना, उसी चीज को याद रखना है आपको। यहाँ कॉपर में अपवाद मिला आपको, यहाँ क्रोमियम में अपवाद मिला, बिल्कुल सेम यहाँ नीचे मिलेगा आपको एमओ में, इसके सेम नीचे आपको यहाँ मिलेगा एजी में। देख लो आप, इसका विन्यास क्या है, 4d10 5s1। तो जो चीज 4s के साथ हो रही थी, सेम चीज ऐसी ही अगर इसकी जगह विन्यास, मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझो बच्चों, जल्दीबाजी नहीं कर रहा मैं। यह देखो, इसके नीचे कॉपर के नीचे कौन है, कॉपर के नीचे कौन है, कॉपर के नीचे कौन है, एजी है। तो अगर मैं एजी की बात करूं, कटेगा तो नहीं, यहां कर लेता हूं। अगर एजी की बात करूं तो एजी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, एजी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5s1 4d10, जबकि होना क्या चाहिए था 5s2 4d9। बट ऐसा क्यों हुआ, वही सेम लॉजिक, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां से और एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर के खुद क्या हो गया, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया 5s से ले लिया और खुद क्या हो गया, पूर्ण भरित हो गया। तो इसलिए यहां भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिला, अपवाद देखने को मिला। सेम अपवाद मेरे प्यारे बच्चों आपको एयू में देखने को मिलेगा, सेम आपको आरजी में देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ डब्ल्यू में डब्ल्यू मतलब टंगस्टन, और यहाँ एसजी में देखने को मिलेगा। क्या मैंने सही बोला, मैंने एक जगह गलत बोला, क्या गलत बोला मैंने, इधर गलत बोला। तृतीय श्रेणी में यहां आपको अपवाद नहीं देखने को मिलता है, यहां आपको अपवाद नहीं देखने को मिलता है, इन दो जगह अपवाद नहीं मिलेगा। बाकी एमओ में आपको सेम चीज मिलेगी, क्रोमियम में आपको सेम चीज मिलेगी। ये भारी हो जाते हैं ना, और इनके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है, देखो आप जेड कहां पे हो अभी आप, लेंथेनियम और एक्टिनियम, यहां पे क्या होता है एफ ब्लॉक की एंट्री भी हो जाती है। सर आप आराम से पढ़ाओ यार, ठीक है यार, आराम से पढ़ाता हूं, ध्यान से देखो, इधर इधर देखना, ये जो है आपके पास एलयू और एलआर, इनसे जस्ट पहले कौन है, ये सभी तो है, यहाँ देखना बी ए नंबर कौन सा है 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67, 68, 69, 70, उसके बाद आ रहा है 71। मतलब इस श्रेणी में 56 के बाद सीधा नंबर कौन सा आता है 71 आता है। तो मतलब किसकी एंट्री हो जाती है, एफ ब्लॉक की। इसीलिए आपको इन दो में जो एक्सेप्शन दिखते हैं क्रोमियम के साथ में और एमओ के साथ में, वो आपको डब्ल्यू और एसजी के साथ नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक की एंट्री के कारण वो एक्सेप्शन दिखना बंद हो जाते हैं। परंतु हाँ, आपको यहाँ जरूर दिखेंगे, एयू में और आरजी में आपको एक्सेप्शन जरूर दिखेंगे। तो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं वो चेक कर लो, देख लो ना, 10 और 1, 10 और 1, 10 और 1, 10 और 1, सही है। स्क्रीनशॉट लो, मोटी मोटी बातें केवल दो हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ क्यों हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ इसीलिए हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसको अर्धभरित होना था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ क्यों हुई प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसको पूर्ण भरित होना था। अब कोई आपसे पूछे कि यार डी ब्लॉक के तत्वों का ना, डी ब्लॉक के तत्वों का ना सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो आप कमेंट करके यहाँ बताइए कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बताओ, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ये कॉपी कर लिया आपने, बढ़िया से कॉपी कर लिया, मिटाऊं यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह खाली करूं, ठीक है, ये जगह खाली कर ली मैंने। किसी एक को पकड़ करके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। जैसे इसको आपने पकड़ लिया, ठीक है, इसको आपने पकड़ लिया, इन दोनों में से सबसे बड़ा कोश कौन सा है, मतलब सब एन की वैल्यू किसके लिए बड़ी है, तो इन दोनों में ये 4 बड़ा है ना, तो 4s को मैं बाहर लिख रहा हूं। अंदर कौन है 3d9, लिखते इस तरह से। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना तो आपको आता ही होगा ना, वो तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना आप लोगों ने सीखा होगा। अब बोलोगे सर कहाँ सीखा, तो जब मैंने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ाया था, तो पी ब्लॉक के अंदर सभी को मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया था। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, सामान्य रूप में देखने की कोशिश करूं, तो अगर मैं बाहर वाले को n बोलूं, ns, तो अंदर वाला क्या है n-1 d। आप बोलोगे सर आराम से समझा दो, तो देखो ns मान लो 4s, तो 4s के बाद कौन है, 4 से एक कम 3d। इधर देखो, इधर क्या है 6s, बाहर क्या है 5d, तो यहां अगर 6 है तो यहां 5 है। यहां देखो अगर s के साथ में 7 है तो नीचे क्या है 6 है। इधर देखो 4 था तो 3 था, इसका मतलब यहां जो है उससे एक कम इधर है। तो अगर मैं इसको n मान रहा हूं तो इधर क्या हो गया n-1। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
या तो 1 या 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेकर के 10 तक। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया डी कक्षक का, डी ब्लॉक का। तो ये जो पूरा ब्लॉक है आपका, ये आपका डी ब्लॉक है, और इस डी ब्लॉक का ये हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ रे बाबा, कमेंट सेक्शन में बताओ, समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर समझा देते हैं, ऐसी भी क्या बात है, वापस से समझाते हैं यार। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मुझे मजा कैसे आएगा? 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे में कर लेंगे साला चैप्टर, डरते हैं क्या? आपको समझ में आना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने की कोशिश करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4s2 3d1। ये 4s है तो ये 3d है, ये 5s है तो एक कम 4d है, अगर ये 6s है तो एक कम 5d है। लिख सकते हैं ऐसे कि अगर आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, जैसे मैंने आपको ये बताया था एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 3d में इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 4s में है। तो अगर ध्यान से देखें, अपन समझने की कोशिश करें, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैं लिख रहा हूं ns सिंपल भाषा में। तो अंदर वाले को क्या लिख सकता हूं? n-1d। तो ये हो जाएगा n-1d ns। इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन है। आप चेक कर लो, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक, और 9 भी नहीं 10, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 1 से लेकर के 2 तक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके डी कक्षक का। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया है। मैंने यहां भी आपको क्लियर कर दिया था 1 से 10 और 1 से 2। क्लियर है? ये एक चीज अपन ने खत्म करी जहां अपन ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब चलेंगे नेक्स्ट चीज की तरफ। तो यहां तक पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने श्रेणी तो सारी समझ ली, इधर आ जाते हैं। श्रेणियां आपने सारी देख ली, है ना? इन सभी को, ये जो जितने भी तत्व हैं, इन सभी को, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन सभी को एक शब्द दिया गया है। इन सभी को कहा जाता है संक्रमण तत्व। आप अपनी एनसीईआरटी खोल करके देखें, उस एनसीईआरटी में साफ साफ आपको लिखा हुआ मिलेगा। मेरे पास भी एनसीईआरटी है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कहां मिलेगा। आपको स्टार्टिंग में मिला हुआ मिलेगा संक्रमण तत्व विद इन ब्रैकेट डी ब्लॉक। जैसे अपना चैप्टर खोलोगे ना, आपको लिखा हुआ मिलेगा संक्रमण तत्व विद इन ब्रैकेट डी ब्लॉक। अब आप समझना कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होता यह है कि इनके पास डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के अंदर 5 आपको इलेक्ट्रॉन के घर मिलेंगे, जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके कारण ये ट्रांजिशन करते रहते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से उधर, कभी उधर कभी उधर। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो डी कक्षक में है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे रहता है। वही ना, गाने को थोड़ा सा मैं आज दिमाग में वही गाना चल रहा है तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो वो ट्रांजिशन करता रहता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परंतु यहां पे ना एक बहुत बड़ा अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है समझना। वो अपवाद ये है, क्योंकि आप इसकी परिभाषा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पे कहीं पे दे रखी होगी शायद, संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या है, एनसीईआरटी ने अपने हिसाब से बता रखी है। ठीक है, वो छोड़ो, अपन अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो डी ब्लॉक में उपस्थित हैं और वो अयुग्मित हैं, तो वो वहां पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 3 हैं गद्दार। 3 गद्दारों से आपको मिलवाता हूं। पहला गद्दार नंबर 1 जिंक, दूसरा गद्दार नंबर 2 कैडमियम, तीसरा गद्दार नंबर 3 मरकरी। इन तीनों को जात बाहर कर रखा है। ये तीनों जात बाहर है। क्यों जात बाहर है? क्योंकि इन तीनों में आपको पूरे कक्षक भरे हुए मिलेंगे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी याद करें, लिखें कमेंट सेक्शन में जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं।
इनके अलावा जितने भी हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, पर इन तीनों को अपन संक्रमण तत्व की कैटेगरी में नहीं डालते, नहीं डालते, नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि इनके कक्षक पूरी 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 तरह से भरे हुए हैं। और इनके साथ में एक और वर्ड काम में आता है, छद्म। छद्म बोले तो श्यूडो, श्यूडो बोले तो फॉल्स, क्योंकि ये झूठे हैं, मक्कार है साले, तो इनको अपन बोलते हैं छद्म, छद्म श्यूडो, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स, सिंपल भाषा में। तो ये झूठे संक्रमण तत्व हैं। क्यों? क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन देख लो इनकी कैसी होती है। इनकी होती है NS2, N का S भी खचाखच भरा हुआ है, और N-1 भी जो है, N-1 DB जो है वो भी खचाखच भरा हुआ होता है। तो आप यहां से इनका विन्यास चेक किए होंगे, देखो 2 10 2 10 2 10, इसलिए इनको हम नहीं मानते संक्रमण तत्व। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिख देना है। आगे बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। बात यह है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया? कमेंट कर दो यार। देखो थोड़ी सी क्लास और बची है, आधा पौन घंटा और मेरे साथ बने रहो। 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, लगभग इतनी और बची है, फिर अपन आपको फ्री कर देंगे, चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। 3 तत्वों के बारे में याद रखना, कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड। तो ये 3 जो है ना, ये बहुत खास है। कॉपर, गोल्ड, ये Au गोल्ड, कॉपर Cu, और आपका सिल्वर। इन तीनों को कहा जाता है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल बोलते हैं इनको। कॉइनेज मेटल क्यों बोलते हैं? कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का। तो जो सिक्के बनते थे ना, बनते थे या बनते हैं, ये सिक्के बनाने में काम आते हैं, ये तीनों, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इसलिए इनको कहा जाता है कॉइनेज मेटल। तो आज के बाद कभी आ जाए तो जरा याद रखिएगा कि सर ने बताया था कि हाँ, इन तीनों को अपन कॉइनेज मेटल के नाम से जानते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट और हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी थोड़ा सा लिख दीजिए। अब जरा आगे बढ़ें और डी ब्लॉक के कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। तो डी ब्लॉक के भौतिक गुणधर्म एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है इसके बारे में, सुनो। इसमें अधिकतर धातुएं दिखेंगी आपको, जैसे कॉपर है, जिंक है। तो जितनी भी धातुओं के गुणधर्म है ना, वो सभी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बताता हूँ। एनसीईआरटी ने लिखा है कि इनके पास बहुत अच्छा तनन सामर्थ्य होता है। तनन सामर्थ्य, एक एक चीज बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख लो, ताकि इसके बाद कभी भूलो नहीं और हमेशा याद रहे। इनके गुणधर्म, सबसे पहला तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुत ही जबरदस्त टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब इनमें मजबूती होती है, टूटते नहीं है इतनी आसानी से ये। अगर लकड़ी को ऐसे लकड़ी की छड़ लोगे, ऐसे खींच के मारोगे तो वो टूट सकती है, पर अगर आप किसी धातु की लोगे, जिंक के लिए, कॉपर के लिए आपने, वो नहीं टूटेगी। ताकत, मजबूती होती है इनके अंदर। दूसरा पॉइंट बोला है कि इनमें तन्यता होती है, तार बना सकते हो आप इनके, या 10th क्लास में पढ़ लिया होगा आपने ये तो। गोल्ड आता है ना इसके अंदर, गोल्ड को कितना खींच खींच के लंबे तार बन सकते हैं उसके। तीसरा आघात वर्ध्यता, अगर इनको आघात करोगे तो ये बड़े हो जाएंगे, वर्ध्य हो जाएंगे, पतली पतली शीटें आप इनसे बना सकते हो। लोहा, आयरन भी तो इसी में आता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, क्लियर। और ये इनमें चमक होती है, इनमें धात्विक चमक होती है, मतलब चमकते हैं, धातु हैं तो चमकती हैं। पांचवा, ये विद्युत की और ऊष्मा की चालक होती हैं, विद्युत ऊष्मा की चालक हैं। छठा पॉइंट, इनमें से आवाजें आती हैं, सोनारस, सोनारस कहते हैं ना इसको, जैसे घंटियां बनती है ना, घंटी, मंदिर की घंटी जो होती है, टन आवाज आती है, तो वो आवाज आती है, सोनारस। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद नहीं आ रहा यार, इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा इसका। सोनारस, हाँ सोनारस ही कहते हैं शायद, देखना पड़ेगा यार इसको, इंग्लिश में कुछ बढ़िया वर्ड है इसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सोनारस मतलब हो गया आवाज आती है इनके अंदर से, इनको टकराओगे तो इनमें से आवाज आएगी। ये सारे इनके क्या हो गए, भौतिक गुणधर्म। और आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। कुछ दिखा, कुछ दिखा, नहीं दिखा तो अभी दिखेगा। हम इनके गलनांकों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये क्या है आपके सामने, आपको पता है ये क्या है? ये आपके सामने पहली श्रेणी है 3D वाली,
ये 4D वाली और ये 5D वाली, ये श्रेणियां हैं आपके सामने, तीन के बारे में बात हो रही है। अब ये तो अनाप शनाप अंट शंट ग्राफ है, ऐसे ग्राफों का अध्ययन ज्यादा डीप में नहीं करना होता है। ये गलनांक और परमाणु क्रमांक के बीच में ग्राफ है। मैं हर ग्राफ को बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, मोटी मोटी बात बता करके। इस ग्राफ की मोटी बात नंबर एक ये है कि गलनांक में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। देखो आप, ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी सीधा कभी नीचे, ग्राफ कभी ऊपर फिर से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ग्राफ जो है वो कभी इधर कभी उधर। इसका मतलब ये हुआ कि अनियमितता है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन बाद में बताऊंगा मैं आपको। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है कि डी, बता देता हूं चलो। डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो डी के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करते हैं, अच्छी खासी मेटेलिक बॉन्डिंग करके रखते हैं आपस में। इसको बोलते हैं अपन धात्विक बंध। उसके कारण ये सब घपले आपको देखने को मिलते हैं। धात्विक बंध, डी के इलेक्ट्रॉनों के कारण, डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धात्विक बंध बनाते हैं आपस में अच्छा खासा, तो उसके कारण ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। आगे और बात करेंगे इसके बारे में। अभी यहां से मोटी बात नंबर 2 कि कौन अपनी श्रेणी में सबसे टॉप पर है। तो 3D श्रेणी में टॉप किया है, तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। 3D श्रेणी में टॉप किया है क्रोमियम ने। 3D श्रेणी में टॉप किया है क्रोमियम ने। क्रोमियम के लिए बहुत 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 तालियां। उसके बाद एमओ ने टॉप किया है 4D में, मॉलिब्डेनम कहते हैं इसको। उसके बाद टंगस्टन ने टॉप किया है 5D में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3D श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा गलनांक रखने वाले तत्वों का नाम बताइए, क्रोमियम। 4D श्रेणी में सबसे ज्यादा गलनांक रखने वाले तत्वों का नाम बताइए, एमओ, मॉलिब्डेनम कहते हैं। और टंगस्टन अपनी श्रेणी के अंदर। इसका कारण क्या है, इनका कारण ढूंढ सकते हो आप, ढूंढ सकते हो इनका कारण, बहुत आसान है इनका कारण ढूंढना। देखो कैसे ढूंढेंगे। 3D श्रेणी में किसने टॉप किया था, 3D श्रेणी में किसने टॉप किया था, क्रोमियम ने टॉप किया था, गोला बनाओ गोला बनाओ। 4D श्रेणी में किसने टॉप किया था, एमओ ने टॉप किया था, गोला बनाओ। इस श्रेणी में किसने टॉप किया था, टंगस्टन ने टॉप किया था, गोला बनाओ। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। जो अपनी 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 श्रेणी के टॉपर हैं, क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? इसने गलनांक में टॉप किया, इसने गलनांक में टॉप किया, इसने गलनांक में टॉप किया। आजा आजा, ये रहा, ढूंढो यार इनको। मॉलिब्डेनम, ये इसका नाम है। ये तीनों देखो, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, उसके नीचे टंगस्टन, इन तीनों ने टॉप किया है। इन तीनों के टॉप करने का कारण छुपा हुआ है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। क्रोमियम में भी डी कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है, 5 अर्धभरित है। इसके अंदर भी डी कक्षक अर्धभरित है, अर्धभरित 5। इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट डी के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि डी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो आप 5 डब्बे बनाते हो आप डी के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए, 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इनके पास, और डी अर्धभरित है। ये एक कारण है जो हमें लगता है, जिसके कारण ये सब अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं। इसको लेकर के ज्यादा टेंशन मत लेना, इन दोनों में तो अपना आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है। और केमिस्ट्री में ना चीजें पहले आती है, आंसर बाद में आते हैं, आपने मैकेनिज्म में तो देखा ही है। तो D5 जो है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि डी कक्षक में अर्धभरित होने के कारण, D5 होने के कारण ये अपनी अपनी कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। समझ में आ गया? कर दो फिर कमेंट, कर दो भैया, कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, बताओ कमेंट करके। कारण बताऊं इसका, कारण लिखूं D5, कारण लिखो इसका, अर्धभरित, किसका कारण, क्रोमियम मॉलिब्डेनम के टॉप करने का कारण। लिखो कमेंट सेक्शन में, फिर एग्जाम में पूछ लेगा, मुझे मत बोलना फिर सर आपने बताया नहीं। देखो D5 अर्धभरित डी कक्षक, मतलब अगर आप एक क्रोमियम लोगे तो उसके पास भी अर्धभरित डी कक्षक है, दूसरा क्रोमियम लोगे
उसके पास भी अर्धभरित डी कक्षक है, तो एक क्रोमियम का D5 जो है वो दूसरे क्रोमियम के D5 से बहुत तगड़ा धात्विक बंध बनाएगा। धात्विक बंध, एक धातु और दूसरी धातु के बीच में कौन सा बंध होता है प्यारे बच्चों? धात्विक बंध। तो एक मजबूत धात्विक बंध बनेगा इन दोनों के अर्धभरित होने के कारण। इसी रीजन से ये इतनी ज्यादा एक दूसरे से तगड़े तरीके से जुड़े हुए होंगे कि इनको अलग करना मुश्किल है, और अगर आप इनको अलग नहीं कर पाओगे तो इनका गलनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए इनका गलनांक ज्यादा है। और उस सबके पीछे एक कॉमन कारण आप दे सकते हो कि इसमें भी D5, इसमें भी D5, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हालांकि इसमें D4 है, बट फिर भी D4 के बीच में धात्विक बंध कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। यहां तक समझ गया तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों बोला मैंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप परमाणु त्रिज्याओं के बारे में बात करने जा रहे हो। किसके बारे में बात करने जा रहे हो? परमाणु त्रिज्याओं के बारे में। ध्यान से देखना, ये 3D श्रेणी है, शक्ति वक्रमण फैको निकुंजन, मतलब ये 3D श्रेणी हो गई। ये 4D है, ये 5D है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश तो पूरी करूंगा। आपका अटेंशन कितना उस पर डिपेंड करेगा। होता क्या है डी ब्लॉक में, जैसे आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा हो या फिर पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको एक बात पता होगी। मेरी कोशिश तो बहुत अच्छी रहती है बच्चों समझाने की, बट कभी कभी क्या होता है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। शक्ति वक्रमण फैको निकुंचन, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना अपन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? जेफ बढ़ता है। तो जेफ के बढ़ने के कारण आकार कम होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेफ बढ़ता है। क्यों जेफ बढ़ता है? मैंने पी ब्लॉक में पढ़ा रखा है आपको। जेफ बढ़ता है तो आकार कम होना चाहिए, परंतु यहां पे क्या होता है? स्टार्टिंग में तो आकार कम होता है, देख लो, फिर आकार लगभग बराबर हो जाता है, और उसके बाद आकार बढ़ना शुरू कर देता है। फिर से समझाऊंगा, मैं तो वापस समझाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है आप लोगों को अच्छे से। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेफ के बढ़ने के कारण आकार क्या होता है? कम होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जैसे आप इधर से आ रहे हो स्कैंडियम से जिंक की तरफ, तो आकार छोटा 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 होता रहना चाहिए। परंतु होता यह है कि पहले आकार कम होता है, फिर लगभग बराबर हो जाता है, और उसके बाद वो बढ़ना शुरू करता है। एक तो अपन को ये समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा अपन क्या देखते हैं कि 3D और 3D से बड़ा आकार है 4D का, देख लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि 3D श्रेणी यहां पे 4D उसके नीचे और 5D उसके नीचे है, तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ना चाहिए। तो 3D से जब आप 4D में जाते हो तो आकार बढ़ रहा है, देख लो। आप ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा ना, देखो इधर नीचे आ रहे हो, बट यहां ग्राफ में अगर ऊपर हो इसका मतलब आकार ज्यादा है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? 3D से 4D में जा रहे हो, 4D से 5D में आ रहे हो, तो आप एक वर्ग में, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ना चाहिए। तो 3D से बड़ा आकार होना चाहिए, 4D का है भी, 3D का आकार 13 के आसपास है, उसका 14 है। परंतु सोचने वाली बात है, 4D और 5D बिल्कुल पास पास है। 4D और 5D बिल्कुल पास पास है, मतलब यहां से यहां आने पे तो आकार बढ़ा, परंतु 4D 5D का आकार जो है, आकार 4D का और 5D का लगभग क्या है? बराबर है। ऐसा क्यों? ये भी अपन को सोचना है। 3D का बड़ा है, 3D से बड़ा है 4D का, वो तो सही है, क्योंकि नीचे आ रहे हो तो इस श्रेणी का जो 4D श्रेणी है इसका आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन। हाँ सही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 4D से बड़ा होना चाहिए 5D, परंतु 4D 5D लगभग बराबर है। तो इसका कारण भी अपन को जानना है, जानेंगे। सबसे पहले ये चीज सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है कि डी में क्या ट्रेंड चलता है? डी के अंदर 3D अंदर है और 4S बाहर है, ये स्थिति है। या ऐसा मान लो सिंपल भाषा में, ND बाहर है और N माइनस, अरे भैया गंदी बात, NS बाहर है और N-1D अंदर है। जो बच्चा फोकस कर गया उसको बहुत मजा आएगा।
और जो ऊपर से निकलना चाहता है, जो ध्यान नहीं देना चाहता है क्लास के अंदर, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट यहां जो मैं समझाने जा रहा हूं ना, ये दोनों पॉइंट, ये मैं आपको इतना अच्छा सा क्लियर करूंगा ना कि अगर आपने मेरी बात अगले 5 मिनट तक पूरी सुन ली तो आपको आ जाएगा म से मजा और टॉपिक हो जाएगा म से मक्खन। ध्यान दीजिएगा, नाभिक का एनएस के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव है वो है जेफ। जेफ अगर ज्यादा होगा तो 4s को खींच करके या एनएस को खींच करके नाभिक छोटा कर देगा आकार को। डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे प्रतिकर्षण करते हैं। ये डी के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से इसको बचाते हैं, तो इनका होता है परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है इनका, क्या होता है इनका, परिरक्षण प्रभाव होता है। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो प्रतिकर्षण करके बड़ा करेंगे आकार को, नाभिक से बचाएंगे इसको, इसको बचाएंगे नाभिक से ये वाले। अगर ये नहीं है तो नाभिक खींच करके आकार छोटा कर देगा। शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। स्कैंडियम में डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, ऐसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, डी के अंदर कम इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी में इलेक्ट्रॉन कम है तो परिरक्षण प्रभाव जो है वो कम है और जेफ जो है वो ज्यादा है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये होता है कि जेफ ज्यादा है, परिरक्षण प्रभाव को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट इंग्लिश में। तो मैं इंग्लिश की टर्म्स का यूज क्यों कर रहा हूं भाई, मैं इंग्लिश की टर्म्स का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को शॉर्ट में समझा सकूं। हाँ जी, फ्रेम एडजस्ट कर दिया मैंने, अब समझ में आ जाएगा बेहतर। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में समझो, वापस समझ लो एक बार। डी में 1 2 3 4 कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन कम है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन कम है तो नाभिक का प्रभाव ज्यादा आएगा बाहर वाले पे, वो छोटा कर देगा। तो जेफ बड़ा है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो आकार कम हो रहा है। जेफ बड़ा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, मतलब बचाव कम हो रहा है और ताकत ज्यादा लगा पा रहा है नाभिक, तो आकार छोटा हो रहा है। फिर क्या होता है इस जगह, जब इलेक्ट्रॉन लगभग 4 5 के आसपास हो जाते हैं तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने से क्या होता है, अब जेफ और परिरक्षण प्रभाव आमने सामने आ चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो जब जेफ और परिरक्षण प्रभाव बराबर हो जाते हैं, यहां पे देखो आप, जैसे यहां देखो जैसे आप, तो आकार क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ना बढ़ता है ना घटता है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे 6 7 8 9 10। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा रक्षा होगी नाभिक से, तो नाभिक आकार कम कर ही नहीं पाएगा। यहां जाकर के जो आपका जेफ है वो कम हो गया है एसी से, तो आकार बढ़ेगा, कम न को होगा। इसीलिए यहां पे इसके बाद में अपन को आकार के अंदर क्या दिखाई देती है, वृद्धि दिखाई देती है। उम्मीद करता हूं यार पहले वाली चीज बढ़िया से समझा पाया, अगर नहीं समझा पाया तो क्या करूं, कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं कम समय के अंदर अच्छा सिखा सकूं। तो बात यह है प्यारे बच्चों, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में कमी होनी चाहिए, परंतु आकार के लिए अपन को जेफ को भी देखना पड़ता है। आकार के लिए अपन को अगर प्रभावी नाभिक के आवेश के बारे में सोचना पड़ता है तो आकार के लिए अपन को परिरक्षण प्रभाव के बारे में भी सोचना पड़ता है। परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने का काम करता है और जेफ आकार को कम करने का काम करता है, दोनों में चलता है कॉम्पिटिशन। इधर स्टार्टिंग में क्या होता है, जेफ आपका जीत रहा है तो आकार कम हो रहा है, जेफ और परिरक्षण प्रभाव बराबर हो गए, आकार आपका रुक गया। बाद में आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट जीत गया, परिरक्षण प्रभाव जीत गया, मतलब यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया, भाग गए इलेक्ट्रॉन दूर दूर, नाभिक नहीं रोक पा रहा उनको, बढ़ गया आकार, सिंपल। आया समझ में, बोलो मुन्ना, आया समझ में, अच्छे से आया समझ में, दिल में उतरी बात मैंने क्या बोला। ठीक है, आ गया हो तो इसको छापो, फिर आगे बढ़े, टेक स्क्रीनशॉट। अब ये समझना है कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, ये 4D 5D लगभग बराबर क्यों है, चलो देखते हैं। इसके लिए आओ ले चलो तुम्हें एक अलग दुनिया में, वो दुनिया जहां पे आवर्त सारणी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आवर्त सारणी आजा, ये रही आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। दिल थाम के बैठिए, अब आप सीखने जा रहे हैं कि जब आप 3D से 4D में जाते हैं तो आकार बढ़ता है, पर जब आप 4D से 5D में जाते हैं तो आकार क्यों नहीं बढ़ता, इनका आकार लगभग बराबर क्यों होता है। कौन है धोखेबाज? धोखेबाज है 56 के बाद में कौन आया, 57, 58, 59, 60, टक 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 टक, ये सारे जो है वो यहीं तो घुसे हुए। मतलब ये जो आपका F है ना, वो F यहां पर आ गया। उससे क्या हुआ, सुनो, 4D से जब आप 5D में गए तो आपका नंबर देखो, यहां 22 था, यहां 40, और 40 के बाद सीधा 72, तो 22, आराम समझना, इधर 22 के बाद एटॉमिक नंबर 40, परमाणु क्रमांक, और यहां आ गया 72। ये डिफरेंस कितना सा है, ये डिफरेंस कितना ज्यादा है, ये ज्यादा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इसके बीच में नंबर 57 से लेकर के नंबर 70 तक तो कौन था, एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर नंबर 40 से 72 हुआ है, इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ है कि जब आप यहां से यहां जा रहे हो, मतलब आप 4D से 5D में जा रहे हो, तो प्रोटॉनों की संख्या जबरदस्त बड़ी है। मतलब नाभिक के अंदर धमाधम 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 प्रोटॉन आ गए, क्योंकि ये सारे नंबर बीच में आ गए ना। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 40 है तो 40 प्रोटॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका नंबर 72 है तो 72 प्रोटॉन है। मान लो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 72 प्रोटॉन है। अब आप बोलोगे सर 72 प्रोटॉन के आने से क्या हुआ, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, चेफ होगा। ठीक है सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, समझ में आ गया हमारे, जेफ ज्यादा है। पर सर 72 प्रोटॉन है तो 72 इलेक्ट्रॉन भी तो है, ये बात भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां गए, इलेक्ट्रॉन गए एफ कक्षक के अंदर। ठीक है, और इन तत्वों का देखें तो इन तत्वों का बाह्यतम कोश कौन है, एस है। इसका मतलब बाह्यतम कोश को जब नाभिक खींचेगा 72 प्रोटॉनों की ताकत से, तो बचाने के लिए कौन सा कक्षक आएगा, एफ कक्षक, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन किसमें गए, एफ कक्षक में। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, समझो कि 72 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इसका हाफनियम जो डी ब्लॉक का तत्व है, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपको कहां मिलेंगे, एफ कक्षक में मिलेंगे। माना ये तत्व तो डी ब्लॉक का ही है, परंतु इलेक्ट्रॉन इसके पास इतने सारे हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन, तो एफ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन एफ के तो है। नंबर 70, तो नंबर 57 से 70 तक सारे इलेक्ट्रॉन कहां गए, एफ में। उसके बाद ये शुरू हुआ है वापस से 71, 72, 73। तो जो 71, 72, 73, 74, 75 वाले लोग हैं ना, उन सबके पास इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भी है। हालांकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए इनको अपन डी कक्षक का तत्व बोलते हैं, पर इनके अंदर भी एफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां गए, एफ के अंदर गए। मतलब एफ का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो नाभिक से आपके इलेक्ट्रॉन को बचाए। यही तो पंगा है, एफ ब्लॉक का परिरक्षण प्रभाव एकदम ही घटिया होता है। एफ ब्लॉक का परिरक्षण प्रभाव एकदम ही घटिया होता है। इसी रीजन से क्या होता है कि नाभिक से वो रक्षा नहीं कर पाता है आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का। नाभिक हो गया ताकतवर, गए इलेक्ट्रॉन एफ में, एफ रक्षा कर नहीं पा रहा, तो नाभिक क्या करेगा, खींच करके इलेक्ट्रॉन को आकार को छोटा कर देगा। तो आप ये सोच रहे थे कि यहां से यहां जाने पर, आप ये सोच रहे थे कि इत्थे से इत्थे जाने पर 3D से न न न न न न 4D से 5D में जाने पर आकार बढ़ेगा। नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि प्रोटॉन इतने सारे बढ़ गए थे कि प्रोटॉनों ने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया। बीच में बचाने की जिम्मेदारी एफ ब्लॉक की आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी सारे एफ में चले गए, और एफ निकला धोखेबाज साला, बचा ही नहीं पाया हमारे इलेक्ट्रॉन को। तो एफ के कम परिरक्षण प्रभाव के कारण आपको ये चीज देखने को मिलती है। इसी को अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, और आगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। यही सेम चीज वापस होगी 5D 6D के अंदर भी होगी। तो इसको आप ऐसे भी समझा सकते हो। और एक्चुअल में डी ब्लॉक की भी शील्डिंग पुअर होती है। वैसे तो डी और एफ दोनों की पुलिंग शील्डिंग पुअर होती है, मतलब दोनों का ही परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता है, एफ का भी और डी का भी। अपने ग्रुप में आपने देखा था ना, इधर
जब आप अपने आवर्त में बात कर रहे हो तो डी में जब तक इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं भर रहे तब तक वो परिरक्षण प्रभाव कर ही नहीं पा रहा, देखा था आपने। तो जब ऊपर से नीचे जाने की बात होती है तो ऊपर से नीचे जाने पर एक चीज देखने को मिलती है कि ऊपर से नीचे जाने पर यहां भी ऐसा होता है, देखो इधर भी देखिएगा आपको ये सेम चीज कि गैलियम का साइज और इंडियम का साइज लगभग बराबर होता है। क्यों? ये पी ब्लॉक में भी होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि गैलियम से इंडियम पे जा रहे हो आप, गैलियम का नंबर है 31, समझना, गैलियम का नंबर है 31, इंडियम का नंबर है 49, तो 31 से 49 गए आप, बहुत एक सेकंड, ना 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 एक सेकंड, गलत, इंडियम और थैलियम का साइज बराबर होता है, तो इंडियम का है 49 नंबर और थैलियम का है 81। जो आप यहां से यहां गए तो प्रोटॉनों की संख्या में तो जबरदस्त इंक्रीमेंट आया, जबरदस्त जबरदस्त, तो आकार छोटा हो जाना चाहिए बहुत ज्यादा। पर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन गए हैं इस जगह, इधर, मतलब इधर डी भी आ गया और एफ भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन गए डी में और एफ में। डी और एफ का काम था कि वो इधर थैलियम के नाभिक से बाह्यतम कोश की रक्षा करे, परंतु डी और एफ जो है उनका परिरक्षण प्रभाव दोनों का ही बहुत कमजोर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डी में गए और जो इलेक्ट्रॉन एफ में गए वो बचा ही नहीं पाए नाभिक से बाह्यतम कोश को, और नाभिक ने अपना काम कर लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच के आकार को छोटा कर दिया। तो यहाँ भी ये बात लिखी जाती है कि इंडियम से थैलियम पर आने पर आकार लगभग बराबर रहता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड आ गया ना, ये लेंथेनाइडों के आने के कारण प्रोटॉन तो बहुत सारे बढ़ गए, परंतु लेंथेनाइडों के आने के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? एफ में और डी में, और डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? बहुत कम, तो बचा नहीं पाए अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से। लेंथेनाइड संकुचन के नाम से इसको जाना जाता है। और जब 5D से 60 में आते हैं तो हम जिम्मेदार मानते हैं एक्टियम को, क्योंकि यहां से 88 के बाद 89 से कौन शुरू हो जाता है? एक्टियम, तो उसको अपन एक्टियम जो है संकुचन के नाम से जानते हैं, लेंथेनाइड और एक्टियम संकुचन होता है उसके नाम से इसको अपन जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है और आपका एक्टेनाइड संकुचन क्या है ना। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये दो प्रकार के संकुचन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ऊपर से नीचे आने पर आपका आकार बढ़ता, ऊपर से नीचे आने पर आपका आकार बढ़ता नहीं, आकार छोटा हो जाता है, या फिर लगभग बराबर मान लो आप, इन दोनों का आकार लगभग बराबर रहते हैं। कमेंट करके बताओ कि मेरी सारी बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई। नहीं आई तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, और अगर आ गई हैं तो जय राम जी की। आपके कमेंट का इंतजार है मुझे, जैसे ही आप कमेंट करोगे उसके हिसाब से मैं फैसला करूंगा कि मुझे वापस पढ़ाना है क्या, क्योंकि इसके बाद चैप्टर खत्म होने जा रहा है, 15-20 मिनट और रुकना है बस। टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये ना, इसको हल्के में नहीं ले सकते अपन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बताओ सोच करके, आराम से बताओ मुझे ये समझ में आया। एक बार खुद भी देख लो कि मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद अपन वापस से एक बार चीज़ों को समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करें, वापस से एक बार समझाऊं शॉर्ट में। होता क्या है बच्चों, जब अपन शक्ति से मतलब SC से जिंक की तरफ जाते हैं तो अपन एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई जेफ बढ़ रहा है, उससे आकार कम होना चाहिए। परंतु दो फैक्टर होते हैं, नाभिक में प्रोटोनों के ज्यादा आने से जेफ बढ़ता है, और इधर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे बाह्यतम कोश तो NS है आपका, अंदर D है, तो D का ये काम है कि वो S को बचाए। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में D में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो S को नहीं बचा पाते हैं, और नाभिक की सारी ताकत लग जाती है S के ऊपर, और वो खींच करके आकार को छोटा कर देता है। थोड़ी दूर आने के बाद में जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं तो फिर वो जेफ का सामना करना शुरू करता है, और जेफ और डी लगभग बराबर हो जाते हैं, परिरक्षण प्रभाव और आपका जेफ लगभग बराबर हो जाते हैं। वहां पे आपका आकार जो है वो लगभग उतना ही रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। उसके बाद क्या होता है, डी के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो डी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, उसका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, परिरक्षण प्रभाव के ज्यादा ताकतवर होने से वो ये करता है कि वो इसको पीछे छोड़ देता है, तो आकार बढ़ने का काम होता है, इसलिए आपको लास्ट में आकार बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर जी जब अपन 3D से 4D में जाते हैं तो आकार बढ़ता है, क्योंकि अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप देख लो 13 से 14, परंतु 4D और 5D में लगभग आकार सेम रहता है, ऐसा क्यों? तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको लिया था ये पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको कहा कि ये रहा आपका 3D, ये रहा आपका 4D, ये रहा आपका 5D। जब आप 4D से 5D में जाते हो
तो एंट्री हो जाती है नंबर 56 के बाद में आपके एफ ब्लॉक की। ये पूरी आपके एफ है। तो देखो आप 4D में आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, तो 4D के अंदर इस बंदे का एटॉमिक नंबर 41 है और इसके नीचे जो है उसका नंबर 73 है। तो इधर से इधर जबरदस्त प्रोटॉनों में वृद्धि होती है इनके आने के कारण। तो प्रोटॉनों में तो हो गई जबरदस्त वृद्धि, अब साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों में भी हुई है। इलेक्ट्रॉन कहां गए? इलेक्ट्रॉन गए हैं डी में और एफ में। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जा रहे हैं तो वो नाभिक के प्रभाव से नहीं बचा पाएंगे बाह्यतम कोश को, क्योंकि ये देखा गया है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में जाएगा तो उसका परिरक्षण प्रभाव जो है वो बहुत ही कम होगा। उसका रक्षण रक्षण नाभिक से बचाना, वो परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होगा, जिसके कारण से आपको नाभिक का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर नाभिक तो ताकतवर हो गया, परंतु नाभिक से इलेक्ट्रॉन को बचाने वाला परिरक्षण प्रभाव ताकतवर नहीं हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए डी और एफ में। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेंथेनाइड के यहां से एक श्रेणी आ गई, तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इसका इफेक्ट हर जगह देखने को मिलता है। इंडियम थैलियम का साइज भी लगभग सेम मिलेगा आपको, इन दोनों का मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा, यहाँ हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। क्योंकि यहां से यहां जाने पर देखो नंबर 49 के बाद में कौन सा है? 81। तो इतने सारे प्रोटॉन बढ़ गए, पर इलेक्ट्रॉन कहां गए? डी में और एफ में। और डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही घटिया होता है, तो बचा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को नाभिक से। इसलिए कहते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन। और ऐसे ही जब आप यहां से यहां जाते हो तो ये है भाई साहब यहाँ पे, इनके बाद में ये एक्टिनियम से पूरी श्रेणी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइड संकुचन। तो जो आकार बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता नहीं है, नाभिक ताकतवर हो जाता है और आकार को छोटा कर देता है, लगभग बराबर रहता है। इसलिए ये सारे आपको 4D और 5D श्रेणी में या फिर इंडियम थैलियम में, इन सब में आकार क्या मिलते हैं? बराबर मिलते हैं। और जो सामान्य ट्रेंड आप सोच रहे थे वो फॉलो न को होते हैं। ठीक, यहां तक। आगे बात करते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा भाई साहब, अब तो आ ही गया होगा। ये रहा आपके सामने एक और ग्राफ, ये एक और ग्राफ है, इसके बारे में बात करते हैं। ये है आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कणन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, कणन एंथैल्पी। मतलब ये है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, एटम में बदलने की ऊर्जा जो चाहिए होती है, सिंपल भाषा में। ये आपकी 3D श्रेणी है, ये आपकी 4D है, ये आपकी 5D है। इनमें टॉप कौन कर रहा है वो देखो आप तो बस, ये टॉप पे है, ये टॉप पे है, ये टॉप पे है। अब मैं आपको बताऊं टॉप किसने किया। 3D श्रेणी में टॉप किया फिर से क्रोमियम ने, इधर किया मोलिब्डेनम ने, और इधर किया टंगस्टन ने। क्यों टॉप किया? आपको कारण पता है कि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, धात्विक बंध बहुत ताकतवर है। क्यों है ताकतवर धात्विक बंध? क्योंकि D5 है। तो ताकतवर धात्विक बंध होने के कारण इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनके लिए एंथैल्पी का मान जो है आपको उच्च देखने को मिलते हैं। वही आप कारण लिख सकते हो कि मजबूत D5 के कारण, D5 के कारण मजबूत धात्विक बंध। छापो, टेक ए स्क्रीनशॉट। ऐसे ही आप ग्राफ वगैरह देख लेना एनसीईआरटी में। अब मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप एनसीईआरटी में ग्राफ देख लेना। ग्राफ में एक चीज ऑब्जर्व करना, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, आप एक काम करना, आयनन विभव का एक ग्राफ है, ये काम करके बताना मुझे। आयनन विभव का एक ग्राफ है, उस आयनन विभव के ग्राफ में से, उस आयनन विभव के ग्राफ में से आपको एक काम करना है कि आयनन विभव का जो ग्राफ है उसके अंदर से मुझे ढूंढ के बताना है कि कौन सी श्रेणी में किसका आयनन विभव सबसे ज्यादा है, कौन टॉप कर रहा है, यह आप मुझे ढूंढ करके बताओगे। आयनन विभव जानते हो, इलेक्ट्रॉन निकालने में ताकत देनी पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी, ये है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो दिखाई जाती हैं आपके तत्वों के द्वारा। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं, ध्यान से देखना। ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। मोटी मोटी बात सुनो, इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखा रहा है? ये ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखा रहा है? मैग्नीज। और सबसे बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +7। फिर ये देखो कि जब अपन इन सब में देखें तो ऐसी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो सब में है?
ऐसी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऐसी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है जो सब में कॉमन है? तो आप देखें +3 जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, लगभग सभी +3 दिखा रहे हैं। तो +3 जो है वो अपने आप में एक कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था है। इस चीज को भी याद रखें और नोट कर लीजिए। एक और सवाल पूछ सकते हैं आपसे, इन सब में ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है? तो आंसर है मैग्नीज। ये +2 भी दिखा रहा है, +3 भी दिखा रहा है, +4 भी दिखा रहा है, +5 भी दिखा रहा है, +6 भी दिखा रहा है, +7 भी दिखा रहा है। ये भी पूछ सकते हैं, लिख लो, नोट कर लो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। अब आगे देखिए, आप लोगों ने, अब आगे बात करते हैं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, चुंबकीय गुण। अगर आप 8th चैप्टर मेरे से पढ़ चुके हो, मैंने वीडियो डाल रखे हैं उसके भी। चुंबकीय गुण, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय होने से उसके पास एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। जिस चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √, ये कभी नहीं भूलना होता है बच्चों, कभी नहीं भूलना होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n+2। ये अपन ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बहुत काम में लिया था। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से होगा अनुचुंबकीय, और युग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, समझ रहे हो, जैसे आपके पास डी कक्षा का आप देखते हो, उसके अंदर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो वो क्या है आपका, मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाएगा अनुचुंबकीय। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आप मान रखोगे √, इसका अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो तो √4, 4+2। और एक बात याद रखना, मस्त बात, इसका आंसर हमेशा 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो जो आप n का मान रखोगे वही पॉइंट समथिंग आंसर आता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको लिख के दिया है, मैंने इसको चुंबकीय आघूर्ण को म्यू बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू बोलते हैं, तो कहीं मान लो मैंने लिख के दिया म्यू बराबर 1.56, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 के बाद में पॉइंट आ सकता है। ये जो 1 है ये n होता है, मतलब n का मान कितना है, 1 है। एक क्वेश्चन आपको दूं कमेंट सेक्शन के लिए, मान लो म्यू का मान 3.56 है, आप बताओ n का मान कितना है, और n कौन है ये बात नोट कर लो, n आपका है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब तक इसका आंसर बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सारे इलेक्ट्रॉन, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो वो कहलाएगा प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय का मतलब समझते हो, प्रतिचुंबकीय का मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 0 है, क्योंकि उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन, सारे 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 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। हाँ, लगभग बच्चों ने आंसर सही दिया है कि n का मान कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से n का मान निकल के आ रहा है 3। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, आप लोगों ने, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, n का मान 3 रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि इनके पास डी ब्लॉक काफी लोगों के पास खाली रहता है। तो खाली डी ब्लॉक होने का ये क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले सकते हैं, इसीलिए ये बनाते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो आपने ये उपसहसंयोजी यौगिक वाला चैप्टर मेरे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने इसकी वीडियो बना रखे हैं, देख लीजिएगा। उपसहसंयोजी यौगिक कौन बनाता है, उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनमें डी खाली होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब ये लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना, उसको लिगेंड कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो इलेक्ट्रॉन आता है, देने के लिए आता है, उसको लिगेंड कहते हैं। तो ये लिगेंड से मिल करके क्या कर पाते हैं, अपने उपसहसंयोजी यौगिक बना पाते हैं। ये इनका क्या है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गुणधर्म है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये जो लोग हैं, तो ये तो आपने एक चीज देखी, दूसरी चीज, इनका एक और बहुत अच्छा गुण होता है, डी खाली पड़ा हुआ है, इसके कारण एक और बढ़िया चीज कर सकते हैं, वो ये है कि ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। आपने देखा होगा निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब बहुत अच्छे अच्छे उत्प्रेरक हैं। तो ये आपको उत्प्रेरक देखने को मिलते हैं, और यही खासियत है
कि आपको उत्प्रेरक यहाँ पे मिलेंगे। देख लो आप, निकिल, आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, जो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करने में काम आते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने में काम आते हैं, ये सब क्या है, ये कैटलिस्ट हैं। और ये कहाँ मिलते हैं आपको, डी ब्लॉक में, क्योंकि डी ब्लॉक की खासियत ये होती है कि उसके पास डी कक्षक है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वो एक बहुत अच्छे से अपना उत्प्रेरक वाला गुणधर्म फॉलो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जैसे अपन ने Fe को उत्प्रेरक की तरह काम में लिया था आयरन को, जब हैबर प्रकम पढ़ रहे थे, हैबर प्रकम पी ब्लॉक में मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है, वहां पे Fe काम में लेते हैं, वो भी किसका मेंबर है, ये सब डी ब्लॉक के मेंबर है। तो ये एक और गुणधर्म है जिसको आपको नोट करना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब मैंने आपको बताया कि इनके पास डी कक्षक हैं और काफी सारे इलेक्ट्रॉन भी इनके पास खाली पड़े रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो वो रंग दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित हैं तो वो रंग दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपको रंग कोई रंगीन मिलेगा, कोई रंगहीन मिलेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, मतलब अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं, फिर वहां से वापस नीचे आते हैं, इस चीज में रंग छोड़ते हैं वो। मतलब वो क्या करते हैं, फोटोन के रूप में अपनी ऊर्जा मुक्त करते हैं और वो रंग का कारण होता है। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि उपसहसंयोजी यौगिक का जो रंग है वो उस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत याद है आपको, सीएफटी में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ वहां पर आपको रंग दिखाई देगा, वही वाली बात है। तो ये आप देख सकते हो बुक के अंदर आपको दिया हुआ है कौन रंगीन है कौन नहीं है। रंग का कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में रोते फिरना, सिंपल भाषा में। चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, एफ ब्लॉक आपका 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर टेंशन फ्री। तो जब आप बात करते हो एफ ब्लॉक के तत्वों की, तो एफ ब्लॉक कहाँ पे आता है, पहले तो आपको ये पता होना बेहद आवश्यक है। एफ ब्लॉक यहां से आता है, ये श्रेणी एफ ब्लॉक की है, ये श्रेणी भी एफ ब्लॉक की है। तो ये दोनों जो है ये आपके एफ ब्लॉक की श्रेणी कहलाते हैं। और ये कहाँ से निकले हैं, नंबर 56 के बाद में ये पूरा निकला है, 57 58 अप टू 70, और नंबर 88 के बाद में ये लिख रहा है 89 90 अप टू 102। अब जरा बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट्स। ये आपका लेंथेनम से स्टार्ट है, मतलब ये लेंथेनाइट श्रेणी है, नंबर 57 से नंबर 71 तक। अब अगर आप इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान दें तो इनका कुछ इस तरह का रहता है। बाह्यतम कोश में तो 6s 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 है, तो 6s जो है वो भरा हुआ है पूरी तरह से। उसके पहले कहीं कहीं पे आपको 5d मिलेगा, 5d में या तो आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 5d पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5d है ही नहीं, यहाँ 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। तो 0 से 1 के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 5d के अंदर, या तो 0 है ही नहीं या फिर होगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अंदर आपको मिलेगा 4f, और 4f के अंदर आपको मिलेंगे 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया लेंथेनाइड श्रेणी का। ये सब लेंथेनाइड श्रेणी है, ये सब लेंथेनियम के बाद वाले हैं, ये सारे के सारे ये वाले हैं। कितना आसान है, छापो, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर दूसरा आता है एक्टेनाइड श्रेणी। एक्टेनाइड, एक्टीनियम तथा एक्टेनाइडों के कुछ गुणधर्म। एक्टीनियम के बाद वाले जो है उन सबको अपन क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड के नाम से जानते हैं। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पकड़ने की कोशिश करोगे तो 7s2 सब में दिखेगा, 7s2 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 7s2। 6d में कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, जैसे वहां पे 5d था। उसके अंदर होगा 5f, और 5f में आपको 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये हो गया इनका बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, आसान है बहुत ज्यादा, ये सब आपको अपनी किताब के अंदर मिल जाएगा। आगे बात करें, इनमें जो आयनन त्रिज्या का ट्रेंड है बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। होना क्या चाहिए, आप क्या उम्मीद करते हो, आप तो ये उम्मीद करते हो ना कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
क्योंकि जेफ बढ़ जाता है, सामान्य जो ट्रेंड है वो यही है, तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ये लोग सामान्य ट्रेंड ही प्रदर्शित करते हैं। आप देख लो आकार कम ही हो रहा है, तो इनमें कोई अपवाद वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इनके अंदर वही चीज जो आपने पढ़ रखी है वो ऐसी की ऐसी फॉलो हो जाएगी, नो टेंशन। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अरे ऐसा कैसा आगे बढ़े, एक सेकेंड। इस तरह से आपको इनके वो मिल जाएंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं वगैरह, वो आप बुक में आराम से देख ही लोगे, बुक में है सब कुछ, बुक में से चेक कर लेना। मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ, लेंथेनाइट्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। लेंथेनाइट समझ गए, लेंथियम के बाद में जो आते हैं लेंथेनाइट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनको लेंथेनाइट्स, हिंदी में लेंथेनाइट बोलते हैं, इंग्लिश में भी लेंथेनाइट ही बोलते हैं। लेंथेनाइट्स के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ आपको जो आपके काम आएंगी। सबसे पहली बात, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है, इस ऑक्सीकरण अवस्था में ये लगभग इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसको अपन बोलते हैं, वो है +3। तो ये जो लेंथेनाइड है ये सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, ये सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर भी कुछ अपवाद है, उन अपवाद के बारे में नोट कर लीजिए। जैसे सीई है, सीई +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। जैसे पीआर, एनडी, टीबी एंड डीवाई, ये सारे जो हैं ये +3 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ अपवाद जो है, कुछ एक्सेप्शन जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। बाकी मेन मोटी मोटी बात ये है कि मोस्टली सभी के सभी जो है वो +3 ही दिखाते हैं। नोट करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी किताब के अंदर से आप और चीजों का अध्ययन कर लीजिएगा। मेन था डी ब्लॉक के तत्वों को समझना, एफ ब्लॉक के तत्वों में इतनी ज्यादा बातें नहीं होती हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को समझना ही सबसे मुश्किल काम था, और वही अपन ने बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरिटी के साथ में आज की क्लास में किया। डी ब्लॉक के तत्वों का एकदम गहन अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब आपको ये तो एक पैकेज कंप्लीट हो गया। अब डीएनए ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। जो आधे टॉपिक कोर्स से हट गए वो नहीं पढ़ाए मैंने फालतू के आपको, और भी जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा मैंने नहीं पढ़ाए। बाकी आप अपने एनसीईआरटी से, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स से कुछ एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। एक बंडल में और लेके आऊँगा आपके लिए, एक छोटा सा वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं 10-12 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं सारे आपको करा दूंगा। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा मैं उनको, बट हाँ ये है कि मुझे उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग जैसा लगता है, कुछ समझाने जैसा लगता है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, वो और देख लेना बस। बाकी आपकी टेंशन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर में से क्वेश्चन याद कर सकते हो। इस चैप्टर के जितने कंसेप्ट थे, सबसे ज्यादा कंसेप्ट थे आपके कि आकार वाला क्या सीन रहता है, कौन क्या है, मैंने इस चैप्टर से आपको मिलवा दिया, अच्छे से आपको समझा दिया कि किसकी आकार का क्या फंडा है, किसके आकार का क्या चक्कर है, और उम्मीद करता हूँ आपको मजा भी आया है और आप समझ भी गए हैं। अगर आपने इस क्लास को एंजॉय किया है, पूरे वीडियो में आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक का जो बटन है उसको ठोक के दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो अगर नए हो तो, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहते हैं, ऐसी क्लासेस आती रहती हैं। और एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको कैसा लगा। बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे साथ और अच्छे से एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।